हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। जी हां, हम आपके लिए सबसे स्पेशल यहां पे लेके आ रहे हैं। जी हां, लास्ट 3 इयर्स, जी हां, लास्ट 3 इयर्स की, लास्ट 3 साल के जो है पेपर सोल्यूशन, जी हाँ, पेपर सोल्यूशन आपको ले आ रहे हैं। किसका है? यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के सभी बच्चों के लिए है। ये जो पेपर है, ये आपका पेपर है सन 2020 वाला। कौन सा पेपर है? सन 2020 वाला। अनसॉल्व उठाएंगे तो उसे मिल जाएगा 302 जेडीएच आपका पेपर कोड है। आपका इसमें पूरा पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। लास्ट 3 ईयर के मैं पेपर सोल्यूशन लेकर आऊंगा। कम से कम मैं इस पे 50+ वीडियोस आपको दूंगा। अगर ये 50+ वीडियोस जिस दिन आप पढ़ लिए ना, तो ये 100 में 100 की गारंटी मैं देता हूं कि आपको यूपी बोर्ड में कोई लाने से रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये इस बात की 100% गारंटी सीओ मिश्रा लिख के देता है कि 100 में 100 आप लेके आएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। साथ ही साथ ये आपका 1 घंटे प्लस वीडियोस जाने वाला, क्योंकि फुल पेपर सोल्यूशन इसमें A to Z, जी हाँ, 1 से लेके 14 जो प्रश्न है पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे। एक एक प्रश्न सॉल्व कराएंगे। इसलिए वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र 10,000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने फुल पेपर सोल्यूशन लेके आया हूं और काफी मैंने इसमें मेहनत किया है। साथ ही साथ पूरे पेपर का हल एक वीडियो में मैं दूंगा आपको, पूरे पेपर। जी हाँ, पेपर कोड क्या है? 302 जेडीएच। ये सन 2020 वाला पेपर है आपका यूपी बोर्ड का, और मैं आपको पूरा देने वाला हूं इसमें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट 10,000 है। और हाँ, एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका कमेंट होगा कि सर इसका वीडियोस तो मैंने देख लिया, लेकिन मुझे अगर इसका पीडीएफ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, जी हाँ, आपको पीडीएफ भी दूंगा। कहां से दूंगा? आपका एक टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, तो जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा क्लास खत्म होते ही। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। मैराथन वीडियो है। जी हाँ, मैराथन क्लास चलाऊंगा। मैराथन क्लास का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, 1 शॉर्ट वीडियो, एक वीडियो में एक पेपर खत्म, फिनिश। पूरा 100 में 100, पूरा 100 में 100 अंक मैं आपका पूरा करवाऊंगा। तो ये सामान्य हिंदी का आपका पेपर है, 2020 का पेपर है। कब का है? सन 2020 वाला ये आपका पेपर है। पेपर कोड याद कर लीजिए, 302 जेडीएच पेपर कोड है। यहाँ पे आपको जब आप पेपर पाएंगे तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा कि आपका रोल नंबर क्या है, आपको भरने के लिए आता है। और यहाँ पे आपका नाम लिखने के लिए आ जाता है, जो आपका नाम रहता है। ठीक है ना? कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा, पूरा मैं सॉल्व किया हूँ, एक एक करके नंबर जितने भी आपका प्रश्न है पूरे मैं आपको सॉल्व यहाँ पे किया हुआ हूँ। पूरा मैं पढ़ा दूंगा। आप अगर पूरे वीडियोस देख लेंगे, जो मैं 50 वीडियोस, कमिंग 50 वीडियोस मैं लेके आऊंगा, अगर इसको आप देख लेंगे तो 100 में 100 किसी का बाप नहीं रोक सकता लाने से। इसकी गारंटी सीओ मिश्रा देता है, क्योंकि पिछले साल के प्रश्न ही आपके बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं। जो पिछले साल के प्रश्न होते हैं वही आपके बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा? टाइम दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट को आपको टाइम दिया जाएगा भैया। ये 3 घंटे 15 मिनट मिला है आपको, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। पूर्णांक 100 नंबर रहेगा। और जो 15 मिनट आपको सबसे पहले मिलेगा इसमें, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब एक चीज होता है कि सर ये जो 15 मिनट है ये तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, लेकिन इसमें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ, आपको सबसे पहले उस प्रश्न का चुनाव करना है जिसका आंसर आपको क्या रहे, आपको आता रहे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आप पहले वाले प्रश्न का उत्तर गलत लिख देंगे तो ये आपके एग्जामिनर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा कॉपी चेक करते समय। तो इसलिए आप पहले उसी क्वेश्चन का चुनाव करें जिसका आंसर आपको 100% मालूम रहे। ठीक है ना? 15 मिनट आप सोच विचार के यूज कीजिएगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में रहेंगे आपके, खंड क रहेगा और खंड ख में विभाजित रहेगा। और सभी प्रश्न करना
आपके लिए क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। फिर इसमें बता दे रहा हूं, आप इसका पीडीएफ जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, तो जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स अंदर आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे तो आपके लिए लाइव क्लास भी मैं लेके आऊंगा। जी हाँ, लाइव क्लास आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग खंड क को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके सारा का सारा प्रश्न सॉल्व कराएंगे, एक एक करके सारा का सारा प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। चलिए, सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है, पहला वाला प्रश्न पूछा है, कमेंट छाप देंगे आप लोग। सबसे पहला वाला प्रश्न इन्होंने क्या पूछा है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। पुरनर्वा है, पृथ्वी पुत्र है, आलोक पर्व है, या धरती के फूल है। आलोक पर्व या धरती के फूल है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वो क्या है आपका, पृथ्वी पुत्र है। कौन सी कृति है, पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी पुत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो पृथ्वी पुत्र है ये वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई कृति है। कृति का आपको नाम लिखने के लिए दे देगा, तो आप सीधा मेंशन करिएगा कि सर जो कृति है वो पृथ्वी पुत्र है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कृतियां हैं किसके द्वारा, आपके वासुदेव शरण अग्रवाल की ऐसे कौन कौन सी आपकी कृतियां हैं। तो नोट कर लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल की मुख्य कृतियां कौन कौन सी, क्योंकि मैं आपको पूरा पॉइंट वाइज आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन कौन सी है, नोट करिए। तो ज्योति है, क्या है, ज्योति है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, ज्योति है। और कौन सी है, पृथ्वी पुत्र है, पृथ्वी पुत्र है। और कौन सी है आपकी, कल्पलता है, क्या है, कल्पलता है। यह भी किसके द्वारा है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। इसके बाद क्या है आपका, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष भी वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या है, कृति है। और वेद विद्या भी वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। इसके बाद आपका कला और संस्कृति, यह भी वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। और कौन सी है, मातृभूमि। सब याद कर लीजिए, आपके बोर्ड में यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए कहते हैं कि आपके लिए स्पेशल वीडियो क्यों होने वाला है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सरे करके आपको पढ़ाऊंगा, निचोड़ पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। और कौन सा है, वागंधरा है, वागंधारा। ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या है, कृति है। याद कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या है, कृति है। अब वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा में आता है कि नहीं, बता दीजिए। जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा में आता है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, जीवन परिचय लिखने के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो हुआ था, याद कर लीजिए, सन 1904 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, सन 1967 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग पूरा एक्सरे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न बना था, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है,
तो इसमें से पृथ्वी पुत्र आपका राइट वाला आंसर है, राइट वाला आंसर है। लेकिन अन्य कृतियां कौन कौन सी है, अन्य कृतियां कौन कौन सी है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। कौन कौन सी है चलिए देख लीजिए। ज्योति है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, वेद विद्या है, कला और संस्कृति है, मातृभूमि है, वागंधरा इत्यादि वासुदेव सर अग्रवाल की क्या है, कृतियां हैं। वासुदेव सर अग्रवाल की क्या है, कृतियां है। वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। एक्सरे करेंगे हर एक प्रश्न का, ताकि बोर्ड में भैया आपको कोई रोक ना सके 95 नंबर स्कोर करने से। इसकी गारंटी मैं लिख के देता हूं, ले लीजिए शिवम से। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जी हाँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। किसके लेखक हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनकी कृतियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। लेकिन उसके पहले चलो अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार और मंथन। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं। तो प्रोफेसर जी जो सुंदर रेड्डी हैं वो लेखक हैं साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अब जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, सुंदर रेड्डी हैं, इनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी प्रमुख कृतियां हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि सारा चीज अगर एक बार में पढ़ते हुए चलेंगे ना तो आपको सारी चीजें याद रहेगी, आपको कोई अन्य चीज पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है इनकी प्रमुख कृतियां। तो साहित्य और समाज क्या है, साहित्य और समाज किसकी कृति है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। मेरे विचार, मेरे विचार ये भी किसकी कृति है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। और कौन सी है, और कौन सी है आपकी साहित्य का श्रेय और प्रेय। यहां पे मेरे विचार भी है, लेकिन ये आपका क्या, ये कृतियां भी हैं, ठीक है ना। सॉरी एक यहां पे लगता है मुझे रॉन्ग मिस्टेक हो गया है। यहां जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कृति है वो क्या है, यहाँ पे साहित्य का प्रेय श्रेय और प्रेय नहीं, बल्कि यहाँ पे मेरे विचार वाले पे आप लोग टिक कर लीजिए, मेरे विचार वालों पे आप लोग टिक कर लीजिए। मुझे नहीं लगता ये आपका 100% जेन्युइन आंसर है, मुझे लग रहा है कि मेरे विचार ही हैं। एक काम करते हैं, ये आप देख लीजिएगा कि क्या साहित्य का श्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक है कि नहीं, थोड़ा आप देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी जो प्रमुख कृतियां साहित्य और समाज है, मेरे विचार है, लेकिन ये साहित्य का श्रेय और प्रेय डाउट में लग रहा है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं उसको भी देख लीजिए। भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, भारत की भाषाएं एवं उनका साहित्य, साहित्य ये भी किसकी कृति है, ये भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कृति है। और कौन कौन सी कृतियां हैं देख लीजिए। वैचारिकी, वैचारिकी और कौन सी कृति है, और कौन सी कृति है, तेलुगु दारुल, तेलुगु दारुल ये भी किसकी कृति है, ये भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कृति है। और कौन सी कृति है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये भी किसकी कृति है, ये भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कृति है। इसका पीडीएफ ये मत सोचिए कि इसको मैं इरेज कर दूंगा, ये आपको पूरा पूरा सेव इसका मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल एसके मिशन भेज दूंगा, जाके ऐसे ही सेव इसका पूरा पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम सेव रहेगा ये चीज, ये कटे पिटेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे एस पाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है।
जो यशपाल की यहाँ पे यशपाल की कृति है क्या है, सिंहावलोकन। यशपाल की कृति है सिंहावलोकन। ये रचना की कौन सी विधा है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या फिर संस्मरण है, या फिर कहानी है, या फिर क्या है यहाँ पे कहानी है। तो इसका आपको राइट आंसर आपको मेंशन करना है। तो यशपाल की जो कृत है सिंहावलोकन रचना है, ये क्या है, एक कहानी है। क्या है आपकी, एक कहानी है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको पूरा पूरा यहाँ पे करेंगे। निराला, निराला की साहित्य, यहाँ पे कट गया है, साहित्य साधना के लेखक हैं, के लेखक हैं। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, जो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, ये यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक यहाँ पे कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। डॉक्टर कौन है, रामविलास शर्मा जी हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा है नहीं, जो भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में देखेंगे है एक महादेवी वर्मा, कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपके बोर्ड में लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, एक्सरे कर लेते हैं हम लोग इसका। 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, आप लोग बता दीजिए कमेंट करके भाई लोग, मृत्यु कब हुई थी, सन 1987 ईस्वी में। सन 1987 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम क्या था, महादेवी वर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम आप लोग बता दीजिए भैया, याद है कि नहीं। ऐसी जीवन परिचय तैयार करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इनके जो पिता का नाम था गोविंद प्रसाद शर्मा था, क्या था, गोविंद प्रसाद शर्मा था। किसके पिता का नाम था, महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम था। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था, यानी कि पति का नाम क्या था इनका, महादेवी वर्मा के पति का नाम क्या था, तो महादेवी वर्मा के पति का नाम था रूप नारायण वर्मा। क्या था, रूप नारायण वर्मा। यहां पे वर्मा रहेगा, गोविंद प्रसाद वर्मा रहेगा, मिस्टेक हो गया है, वर्मा था। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद महादेवी वर्मा की रचनाएं देख लेते हैं। क्या रचनाएं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग काव्य देखेंगे। तो इनके कौन कौन से प्रमुख काव्य थे, निहार, निहार रश्मि, निहार रश्मि, नीरजा, नीरजा, और सांध गीत, सांध गीत, और दीप सीखा, दीप सीखा, और यामा, यामा इत्यादि इनके क्या हैं, काव्य हैं। और इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, हम यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूं। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिएगा, निबंध संग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र निबंध संग्रह किसका है, महादेवी वर्मा का। और स्मृति की रेखाएं, स्मृति की
रेखाएं, ये भी क्या है इनकी निबंध संग्रह है। और आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी का विवेचनात्मक गद्य था, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको आप लोग याद करते हुए चले जाइएगा। ये सब आपके पिछले साल आए हुए प्रश्न है, पूरा फुल पेपर सोल्यूशन है। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो साहित्य सहचर के लेखक का यहाँ पे नाम लिखना है, कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद, या फिर हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो आलोचनात्मक कृति के लेखक जो हैं वो हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं। आप लोग देख लीजिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? ये आपके हैं आलोचनात्मक साहित्य सहचर जो कृति है उसके लेखक हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। किसका करेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन जाता है, कौन कौन सा प्रश्न आपका बन जाता है। तो सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे। भैया इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? 1989 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? इनकी कृतियां कौन कौन सी है? किसकी? डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की कृतियां कौन कौन सी हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण मिस्टेक हो गया यहाँ पे। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी लेखक है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्या है ये? कृति है। और कौन सी है इनकी? चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख, ये भी डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की है। और कौन सी है? और कौन सी है? अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, ये भी किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। साहित्य का मर्म देख लीजिए, फिर आ गया साहित्य का मर्म, ये किसका है? ये भी नहीं क्या है। और क्या है? साहित्य सहचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ। अगर इन सबको अगर याद कर लेंगे ना तो 100 में 100 आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और देख लीजिएगा कि आप बोर्ड में टॉप करेंगे। और कौन सी है आपका? और कौन सा है? सूरदास। सूरदास, सूरदास, कबीरदास, कबीरदास, इस कृति के भी लेखक यही हैं। और कौन है? कालिदास की लालिल्य योजना। कालिदास की लालिल्य योजना, इसके भी लेखक, इस कृति के लेखक भी कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं। और लिखवा दे, और लिखवा दें, लिख लीजिए इनके निबंध में लिख लीजिए। अच्छा, निबंध में ये भी कृति ही है, निबंध भी क्या है? कृति भी है, लिख लीजिए। जैसे कि अशोक के फूल, क्या है? अशोक के फूल हो गया। और कौन सा है? कुटज। कुटज, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। ठीक है। और लिखना पसंद करेंगे विचार और वितर्क। विचार और वितर्क, ये भी किसका? ये भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। और लिख लीजिए कल्पलता। कल्पलता। और नोट करेंगे, जितना कहेंगे आप लोग को मैं छपवा दूंगा, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि आपको 95% गेन करना है। आलोक पर्व भी है, किसका है? ये सारी की सारी आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है?
कृतियां हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या भैया? SKM स्टडी। जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे पीडीएफ डेली क्लास की नोट्स आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी 1 रुपए पैसे के। चलिए अगला इन्होंने बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, दूसरा सॉल्व करना शुरू करेंगे। दूसरा का यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सब यहाँ पे है सबरपा को, देवसेन को, सरहपा को, खुमार रासो को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। सरहपा कौन है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है। अगला यहाँ पे प्रश्न कौन सा है? नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना है, यानी कि किसकी शिलालेख है यहाँ पे? यामा, खुशबू के, प्रलय सृजन या फिर पुरररवा। तो वो है आपकी पुरररवा, नई कविता युग की रचना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है, या फिर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954, 1943, 1938, 1936। 1936। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है। क्या है? 1943। छाप लीजिए। ये आपका फुल पेपर सोल्यूशन है। फुल पेपर आपका क्या है? सोल्यूशन है। इस पे कम से कम 1 लाख व्यूज होने चाहिए। 1 लाख व्यूज और 10,000 लाइक आप लोग करवाएंगे, मुझे पता है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं दे रहा हूं यूट्यूब पे, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फुल पेपर सोल्यूशन आप जाके कहीं से आप देख लीजिए, कोई भी नहीं दिया है, केवल अभी SKM स्टडी आपको दे रहा है। ठीक है, चलिए। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? 1943। 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। क्लियर है? कोई भी आपको कहीं से दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप लोग पूछ लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक नोट कर लीजिए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? क्वेश्चन नोट करिए यहाँ पे फटाक से। आप लोग क्वेश्चन नोट करिए कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा जी किस युग की कवित्री हैं? तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है। छायावाद युग। सोचिए यहाँ पे कितना आपका छायावाद युग, कितने आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का आपको नाम लिखना है। सरस्वती, कल्पना, कविवचन सुधा या ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा। कविवचन सुधा किसने प्रकाशित किया था? ये किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पत्रिका को प्रकाशित किया था। इस पत्रिका को प्रकाशित किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। उसके बाद यहाँ पे एक बहुविकल्पी हंगा वाला क्या है? यहाँ पे रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? राज, प्रशस्त, श्रृंगारिकता और रीति, निरूपणता और नीति। तो रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति है वो है आपका रीति निरूपणता। रीति निरूपणता जो है यह आपकी रीति काल की सर्वाधिक
महत्वपूर्ण कृति है। तो यहाँ पे मैंने बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करा दिया, जो कि आपका 10 अंक यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और ये पूरे जो पेपर है ना, ये पिछले साल का पेपर है, पिछले साल का पेपर है। मैं आपको ऐसे से 50 पेपर सॉल्व करा दूंगा। और सोचिए 50 में 50 अगर सॉल्व कर लिए ना, पूरे पढ़ लिए, वीडियो देख लिए और पीडीएफ से पढ़ लिए तो 100 अंक बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे तीसरा वाला है, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है पेपर में। प्रश्न क्या था यहाँ पे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपका 10 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कितने अंकों का आता है? आपके 10 अंकों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे, एक एक करके पूरा का पूरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहा है भीम, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आया तो उन्हें प्राणघात स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, गद्यांश है। ये आपका क्या है, गद्यांश है। और इस गद्यांश का हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो मैंने पूरा सॉल्व किया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न बनाया था यूपी बोर्ड ने कि क यहाँ पे प्रश्न देखिए, इन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तूफान की तरह कमरे में घुसा, अर्थात उन्हें तीव्र गति से कमरे में प्रवेश किया, तथा साइक्लोन यानी साइक्लोन को क्या कहते हैं, चक्रवात की तरह मुझे कौन, लेखक यहाँ पे कह रहा है, अपनी भुजाओं में जकड़ा और उसकी पकड़ से बाहर निकल पाने में लेखक असमर्थ रहा। क्लियर है। दूसरा यूपी बोर्ड की तरफ से पूछा गया प्रश्न है, मुझे किसके पुतले की याद आ गई, मुझे किसके पुतले की याद आ गई। तो मुझे भीम के पुतले की याद आ गई। ऊपर देखेंगे तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब उसने जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कवि को किसकी याद आई है, तो कवि को भीम के पुतले की याद आई है। कब याद आई है, जब लेखक के मित्र ने उसे कसकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, तब लेखक को भीम के पुतले की याद आ गई थी। क्लियर है। अगला यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये रेखांकित अंश भैया कहाँ से कहाँ तक है, रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, चलिए देख लीजिए। रेखांकित अंश आपका ये रहा, यहाँ ये आपका रेखांकित अंश करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। वे तूफान की तरह मेरे कमरे में, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन खींचा है यही आपका क्या है, रेखांकित किया गया है। और इसी का आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है। और जो आपको ना समझ आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा बिल्कुल। तो इसका उत्तर यहाँ पे है रेखांकित अंश वाला। क्या यहाँ पे, लेखक से मिलने उसका मित्र उसके घर आता है, जिसकी तुलना वह धृतराष्ट्र से करते हुए कहता है कि, यानी कि लेखक का एक मित्र है, उसका कोई नाम है और वो किसके पास आता है, वो आता है लेखक के पास आता है मिलने के लिए। तभी तूफान आ जाता है। मेरा मित्र तूफान की तरह तीव्र वेग से मेरे कमरे में घुसा। अब तूफान नहीं आ गया, बल्कि उसके अंदर बहुत ही तीव्र इच्छा जागी कि मैं जल्दी से अपने मित्र को जाकर गले लगा लूं। जैसे साइक्लोन होता है, तूफान होता है, बहुत तेज आता है, उसी प्रकार मेरे मित्र के अंदर था कि वो कितना
तेज आए और मुझे अपने गले से लगा ले। जैसे कि साइक्लोन, चक्रवात की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा और उसके जकड़ने से लेखक को धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि कुछ लोग ईर्ष्या, द्वेष की भावना रखते हुए निंदा करते हैं। जब कभी उन्हें मौका मिलता है तो बाहरी रूप से स्नेह दिखाते हुए निंदा करना आरंभ कर देती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे उन्होंने पूछा है बोर्ड के द्वारा, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? कि जकड़कर चूर कर डाला था। क्या कर डाला था? चूर कर डाला था। किसको चूर कर डाला था? वो भीम के पुतले को जब पकड़ा धृतराष्ट्र ने, मतलब कि जाहिर सी बात है कि वो क्या कर डाला था? जकड़ डाला था। किसको जकड़ डाला था? भीम के पुतले को जकड़ डाला था। और जब जकड़ा तो क्या किया? चूर कर डाला। क्या कर डाला? चूर कर डाला। अगला प्रश्न यहाँ पे, दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी कि इस गद्यांश के पाठ का शीर्षक कौन है और लेखक का आपको नाम लिखना है। तो दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक निंदारस है और एवं लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई है। क्या है? हरिशंकर परसाई है। उसके बाद आपका गद्यांश हो गया। अब आपका बचता है क्या? बचता है पद्यांश बचता है। जी हाँ, जो पद्यांश है भैया, ये पद्यांश आपका 10 अंकों का आता है और इसमें मैंने पूरा सॉल्व करवाया। चलिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। पद्यांश क्या है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन न भेजा संदेशा, रो रो के प्रिय विलह से बावली हो रही हूँ, के मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दी। ये क्या है आपका? ये आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? पद्यांश दिया गया है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फुल पेपर सोल्यूशन है ये। यहां प्रश्न क्या है? राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो उत्तर लिखेंगे राधा पवन दूतिया द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न उन्होंने पूछा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा, उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कृष्ण का जो सौंदर्य है वो आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। कहां से कहां तक? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो लिखना है, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए में मेघों जैसी शोभा से युक्त और कोमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। उसके बाद इन्होंने चौथा प्रश्न पूछा है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा जो है रो रो कर क्या हो गई है? पागल हो गई है। राधा रो रो कर क्या हो गई है? पागल हो गई है। इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से प्यारे बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं? SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाके आप इस हिंदी का पीडीएफ, पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है? उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का क्या लिखना है? यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश क्या है? उद्घृत है। उद्घृत है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में? कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया, द्वारा रचित कौन सा पद्य है? तो प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास जो है किसके द्वारा लिखा गया है?
ये अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? यह एक प्रिय प्रवास महाकाव्य है। अब नोट पॉइंट में मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पे, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से सवालें पूछी गई हैं। चलिए यहाँ पे नोट पॉइंट में थोड़ा लिख लीजिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? हरिऔध के बारे में हम लोग अब थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल देख लेंगे। बहुत पढ़ लिए, अब थोड़ा इनका डिटेल देखिए। तो हरिऔध प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, सबसे पहला प्रश्न बना प्रिय प्रवास जो है ये क्या है? तो ये महाकाव्य है। प्रिय प्रवास, एक काम करते हैं इसको एक और लिख लेते हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, ये क्या है? ये महाकाव्य है। ये क्या है आपका? ये महाकाव्य है। किसका महाकाव्य है? किसका महाकाव्य है? ये महाकाव्य है हरिऔध जी का महाकाव्य। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास क्या है? महाकाव्य है। ठीक है ना? और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो उपन्यास लिख लीजिए, प्रेम कांता, प्रेम कांता, और ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये क्या है? इनका उपन्यास है। चलिए अब यहाँ पे आपका जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, या साहित्यिक परिचय का नाम इसी को हम लोग देते हैं। किसका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा? आपके जो लेखक हैं और कवि हैं दोनों का। तो प्रश्न 5 में आपके दो बनेंगे प्रश्न, क और ख। एक में कवि का जीवन परिचय आएगा और दूसरे में क्या आएगा? लेखक का आएगा। तो इसमें लेखक का जीवन परिचय है जो कि आपको 5 अंक दिलाएगा और 80 शब्दों में आपको लिखना है। किसका किसका इन्होंने बोला है? डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। इसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। किसी एक का जीवन परिचय लिख देंगे आराम से भैया, फ्री में आप 5 अंक लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे। इसमें किसका देखेंगे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। तो सबसे पहले देखेंगे नाम। नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जन्म 1906 ईस्वी, जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पंडित रमादत्त मिश्र था। शिक्षा इन्होंने मतलब कि क्या क्या ग्रहण की थी? हिंदी आता था, अंग्रेजी, संस्कृत का स्वाध्ययन यानी संस्कृत का ज्ञान स्वयं उन्होंने प्राप्त किया था। साथ ही साथ खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण किया था। लेखन विधा कौन कौन सी है? रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध इत्यादि इनकी क्या है? आपकी लेखन विधा है। भाषा कौन सी है इनकी? तत्सम प्रधान, शुद्ध तथा साहित्यिक खड़ी बोली इनकी क्या है? भाषा है। शैली कौन सी है इनकी? भावात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक और नाटकी क्या इनकी शैली है। साहित्यिक पहचान देखेंगे तो साहित्य में पहचान पत्रकार और साहित्यकार के रूप में है, और साहित्य में स्थान देखेंगे तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार व साहित्यकार के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। मृत्यु कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुआ था। अब इतना हम लोग जान गए। अब इनका कैसे लिखेंगे? तो देखिए, लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग करना है कि महान निबंधकार साहित्यकार डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था तथा इन्होंने अपनी शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का स्वाध्ययन एवं खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी लेखन विधा रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध थी तथा इनकी भाषा तत्सम प्रधान, शुद्ध तथा खड़ी बोली थी। क्लियर है? और प्रभाकर जी की भाषा, प्रभाकर जी की शैली भावात्मक, वर्णात्मक तथा चित्रात्मक एवं नाटकीय थी।
तथा इनका साहित्य में पहचान पत्रकार तथा साहित्यकार के रूप में था एवं प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार तथा साहित्यकार के रूप में क्या थे, प्रसिद्ध थे। और अंत में इनकी मृत्यु सन 1906 ईस्वी में हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने कितना अच्छे तरीके से पॉइंट में नोट करा के आपका जीवन परिचय यहाँ पे मैंने बताया है, ताकि आप इसको अच्छे से डिटेल में तैयार कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ख में प्रश्न बना हुआ है, लेखक का हो गया, आप कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए दिया है। निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है और ये 5 नंबर का पूछा हुआ है। इसका पूछा है, या फिर आप मैथिली शरण गुप्त का लिख दीजिए या सुमित्रानंदन पंत का लिख दीजिए, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे किसकी ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का। किसका लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का यहाँ पे हम लोग साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम, तो नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी, जन्म 1908 ईस्वी, जन्म स्थान सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। पिता का नाम श्री रची सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी, मतलब किए थे इन्होंने? प्राथमिक शिक्षा सिमरिया की पाठशाला में मैट्रिक और मुकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से बीए और पटना से कॉलेज इन्होंने किया था। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? काव्य रचनाएं जैसे रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीत कुसुम, चक्रावल, श्यामधेनु, धेनी और सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि गद्य रचना, संस्कृत के 4 अध्याय। इनकी उपलब्धियां देखेंगे तो राज्यसभा सदस्य एवं केंद्र सरकार के गृह विभाग के सलाहकार थे। साथ ही साथ उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी ये प्राप्त की थी और संस्कृति के 4 अध्याय के ये लेखक भी हैं। के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार एवं भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी को सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 ईस्वी में हो गई थी। तो आपको देखिए इस प्रकार से इनका क्या है, यहाँ पे जीवन परिचय आप देख लीजिए, ट्रिक के द्वारा मैंने बताया है। अभी आप इसको लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रची सिंह था तथा माता का नाम श्रीमती अनुरूप देवी था। इनकी शिक्षा सिमरिया की पाठशाला में मैट्रिक तथा मुकामा घाट स्थित रेलवे से इन्होंने किया था बीए, और पटना कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई किए थे। इनकी कृतियां यहाँ पे लिखा हुआ लिख लीजिएगा। इनकी उपलब्धियां यानी कि इन्होंने केंद्र सरकार के गृह विभाग के सलाहकार के रूप में ये थे। हाँ, राज्यसभा और सदस्य एवं केंद्र सरकार के गृह विभाग के सलाहकार के रूप में थे। साथ ही साथ उर्वशी महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्यिक या साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अंत में इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हो गई थी। तो आपको इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद चले देखते हैं, यहाँ पे कहानी पर आपका प्रश्न बनता है जो कि 80 शब्द सीमा का होता है। आराम से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरा मैं फुल पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ, फुल पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए ये बहुत मेहनत लग रही है, इसलिए आपको 10,000 लाइक टारगेट पहुँचवाना है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 10,000 लाइक टारगेट जरूर से जरूर पहुँचा देंगे। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है
पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी का क्या लिख रहे हैं, उद्देश्य लिख रहे हैं। तो देख लीजिए, ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक एवं मार्मिक कहानी है। कहानी ने इस मतलब कि इस कहानी में कहानीकार ने, सॉरी यहाँ पे है एक सेकंड मिस्टेक हो गया, कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में सम्मिलित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। जो प्रेम होता है वो एक पवित्र बंधन होता है और जो विवाह होता है वो सामाजिक बंधन यानी समाज द्वारा कराए जाने वाला बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक करती है। यदि प्रेम की भावना है तो व्यक्ति जाहिर सी बात है अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली। कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य प्रधान कहानी है। ध्रुव यात्रा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की विवेचना एवं वचनबद्धता के पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करता है या करना है। इसके साथ ही लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि प्रेम संबंधों की मानसिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस कहानी का महत्वपूर्ण क्या है, उद्देश्य है। तो ये आपका क्या है, आपका ये है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, जो कि आपका 80 शब्द सीमा में इन्होंने दिया था और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद आपका क्या है, स्वपठित खंड काव्य आपका बोर्ड में आता है। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 रहेगा और ये 5 अंकों का बनता है। आपके बोर्ड परीक्षा में कितने अंकों का बनता है, 5 अंकों के आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बन जाता है। तो भैया 5 अंक आपका स्कोर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। जैसे कि त्याग पथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए या इसके हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। तो ये जो है आपके जिला अकॉर्डिंग पूछा जाता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, आपके जिला अकॉर्डिंग पूछा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्वयं विद्यार्थी अपने जिला अकॉर्डिंग याद कर लें। जो विद्यार्थी हैं वो अपने जिला के अकॉर्डिंग, जो उनका जिला है उसके अकॉर्डिंग वो अपने जिले के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। अब चलते हम लोग खंड ख पे शुरू करेंगे। ये आपका पूरा व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग खंड ख की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग ने खंड क पूरा सॉल्व कर लिया। अब ये आपका क्या है, ये आपका पूरा खंड ख है। खंड ख में भी 50 अंक आपका पेपर था। कितने नंबर का था, खंड क 50 अंक का। खंड क कितने का था, 50 का था। टोटल करेंगे तो 100 नंबर का आपका खंड क और खंड ख मिला के 100 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है ना। तो खंड क हम लोग पूरे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग खंड ख की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 8वां जो प्रश्न है दिया गया था आपके पेपर में, ये फुल पेपर सोल्यूशन है, पूरा मैंने सोल्यूशन करवाया है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये आपके बोर्ड परीक्षा बना था। कितने नंबर का बना था भैया, 7 नंबर का। जी हाँ, क्या बना था, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम से लेके तादृशी तक यहाँ पे है। और इनका हमें क्या करना था, इनका हमें करना है हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद करने से पहले आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो चलिए इसका संदर्भ हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ आप लिख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। ये कहाँ से लिया गया है, ये
कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। हिंदी में अनुवाद इसका हो जाएगा, संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य एवं पद्य में लालिल्य भाव, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्यों है, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यंत्र नहीं है। तो ये इसका क्या है, अनुवाद है। उसके बाद आपका श्लोक भी कितने अंक का आया था, तो आपके 7 अंकों का आया था, देख सकते हैं 7 नंबर का आपका श्लोक है। यहाँ पे श्लोक क्या था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से व्यति सचोदय से लेके चंद्रकांत तक आपका क्या है, श्लोक है। अब श्लोक का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, साथ ही साथ इसका हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से क्या उद्धृत है, यानी नामक पाठ से लिया गया है। हाँ, इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रीति बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांता मणिचंद्रकांता के उदय होने पर ही क्या होती है, द्रवित होती है। उदय होने पर ही क्या होती है, द्रवित होती है। ये क्या है, आपका श्लोक है। क्या है, आपका श्लोक है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे लोकोक्तियां और मुहावरे से प्रश्न बने हैं, आप देख लीजिए। ये 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के आप लोग क्या कीजिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। और ये आपका 2 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा, मतलब कि सबसे पहला यहाँ पे मुहावरे का लोकोक्ति लिखने के लिए दिया था। हाथ कंगन कुआरसी क्या, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सावन हरे न भादो सूखी। यानी कि इन्होंने 4 ठो दिया था। कितना दिया था, 4 ठो दिया था। किसी एक का आपको करना था, तो हम लोग ले रहे हैं किसका, आंख का तारा होना। किसका ले रहे हैं, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना अर्थात बहुत प्रिय होना। आंख का तारा होने का अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय होता है। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, सोहन अकेला बेटा होने के कारण अपने माँ बाप का क्या है, आंखों का तारा है। ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। क्या लिखेंगे वाक्य प्रयोग में, लाडलो, सीधा लिखेंगे कि जो सोहन है वो क्या है, अकेला बेटा हो, क्या है, अकेला बेटा है। इसके होने के कारण माँ बापों के क्या है, आंखों का तारा है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे उन्होंने प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही अर्थ चुन, मतलब सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। 3 नंबर उन्होंने यहाँ पे इसका दिया है। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधूधन उत्सव, वधूधन सव, वधूधन उत्सव या वधोधन उत्सव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वधूत धन सव हो जाएगा। अगला है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा आपको लिखना है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी, जी हाँ SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और SKM स्टडी चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इसका PDF फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वाधनगतम, सुधनागतम, सुधनागतम, स्वागधनतम। तो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा, सुधन आगतम जो होगा वो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा। अगला है नायका का संधि विच्छेद क्या होगा, नाधन यकह, नाय धन कह, ने धन अकह, नय धन अकह या फिर नय धन, मतलब कि वही है नय धन अकह। तो नायका का संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा आपका नय धन अका जो होगा ये नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे इन्होंने ख में प्रश्न पूछा है 2 नंबर का। क्या पूछा है, विभक्ति और वचन यहाँ पे पहचानना है। क्या पहचानना है, विभक्ति और वचन पहचानना है। सरिताम में विभक्ति और वचन है। सरिताम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, अद्वितीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो सरिताम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। क्या है,
षष्ठी विभक्ति बहुवचन सरिताम में है। दे देगा आपके बोर्ड परीक्षा में, आप सीधा टिक मार दीजिएगा भैया कि सरिताम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद सर्व इस्मिन में विभक्ति और वचन कौन सा है, अद्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो सर्व इसमिन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र हम 10,000 रखे हैं और मैं आशा करता हूँ 10,000 वीडियो लाइक टारगेट आप लोग जरूर से जरूर करवा देंगे। चलिए 11 का यहाँ पे प्रश्न है। 11 का प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। कितने अंक का है, 2 नंबर का है। पहला क्या है, अभिराम 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 अभिराम। इन्होंने बोला है कि इसका असही अर्थ लिखना है। लगातार आनंदकर, बिना रोक के या लगातार और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना है बिना रोक के या लगातार। बिना रोक के या लगातार अविराम का मतलब होता है और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो लिख लीजिए यहाँ पे अविराम। अविराम का मतलब क्या होता है, बिना रोक के। अभिराम का मतलब क्या होता है, बिना रोक के। और अभिराम, अभिराम का मतलब क्या होता है आपका, सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बात वात। बात वात, बात वात का क्या होता है, वार्ता और हवा। बात वात का क्या होता है, वार्ता और हवा। रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और शिकार। तो बात और वात, बात और वात का क्या होता है, वार्ता और हवा होता है। बात और वात का क्या होता है, बात मतलब होता है आपका वार्ता। क्या होता है, वार्ता। वार्ता क्या होता है आपका, बात होता है। और हवा क्या होता है आपका, हवा। हवा, हवा किसका है आपका, ये देखिए यहाँ पे वात होता है। क्या होता है, वात। कहते हैं ना वातानुकूलित टीयर। क्या होता है, वातानुकूलित कूलित टीयर। वातानुकूलित टीयर का मतलब होता है जिसमें आपका एसी लगा होता है। क्या होता है, एसी लगा होता है, उसे हम लोग वातानुकूलित टीयर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे अर्थ लिखना है और 2 नंबर आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में बनेगा, मतलब मिल जाएगा आराम से। वर, द्विज, राग। तो वर का हम किसका देखें, वर का। वर का क्या होता है, दूल्हा और होता है और क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। दूल्हा श्रेष्ठ जो होता है यह आपके मतलब कि अर्थ होता है। किसका होता है, वर। वर का क्या होता है, दूल्हा और श्रेष्ठ होता है। फिर यहाँ पे ग वाला प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यांशों में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। आपको हम 2 नंबर आपको दे देंगे। बोर्ड ने ऐसा बोला था कि हम आपको 2 नंबर दे देंगे। निम्नलिखित में से शब्द का चयन कीजिए, आपको 2 नंबर देंगे। तो सबसे पहला है जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक, स्मरणीय, विश्वसनीय, आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है क्या बोलते हैं, आस्तिक कहते हैं। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी, जिज्ञासु, जिज्ञासु या जिज्ञासा या फिर जानकार। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको हम 2 नंबर दे देंगे। बोर्ड ने ऐसा बोला कि आपको भैया 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिख दीजिए और मैं आपको 2 नंबर आराम से दे दूंगा। तो यहाँ पे 2 वाक्य लिखना है। यहाँ पे 4 दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना, मैं भोजन कर लिया हूँ, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। यहाँ पे वाक्यों को शुद्ध करने दिया है। तो सबसे पहले उसने पुस्तक को खरीदा, यानी कि इसको शुद्ध में कैसे लिखेंगे, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। उन्होंने दिया है उसने 3 पुस्तकें खरीदा, आप क्या लिखेंगे, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। फिर यहाँ पे दूसरा मैंने वाक्य को शुद्ध किया है, कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना। तो कृपया मेरे सामानों का ध्यान रखना, मेरे सामानों पर ध्यान नहीं रखना बल्कि मेरे सामानों का ध्यान रखना। उसके बाद 12वां इन्होंने प्रश्न बोला, क्या बोला, वीर रस और वीर रस या करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। आपको हम 2 नंबर दे देंगे। तो वीर रस किसे कहते हैं, युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की प्राप्ति होती है।
वीर रस का उदाहरण क्या होगा? चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिव राजा, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहट्टन के चित्त चाव, खग खुली चढ़त है आर्यन के अंग में, भौसला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, अरिजोट है चढ़त एक मेरु गिर श्रृंग में, तुर्कान गम वेमयान है चढ़त मिनु, मन है चढ़त बदरंग अवरंग में। तो ये क्या है आपका? ये आपका वीर रस का क्या है? आपका उदाहरण है। वीर रस का क्या है? उदाहरण है। क्लियर है? चलिए अगला इन्होंने प्रश्न बोला था कि भैया यमक अथवा श्लेष अलंकार का आप लक्षण लिख दीजिए, हम आपको 2 नंबर दे देंगे। या श्लेष अलंकार या यमक अलंकार के बारे में लिख दीजिए आप, हम आपको 2 नंबर दे देंगे। तो यमक अलंकार क्या होता है? यमक एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे कि कहे कवि बेन व्याल की चुराए लेनी बेन। ये क्या है आपका? ये यमक अलंकार क्या उदाहरण है। उसके बाद बोर्ड ने बोला कि भैया चौपाई सोरठा के छंद के उदाहरण में लिख दीजिए, 2 नंबर दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके पक्का वाले प्रश्न, ये तो हर साल आपके बोर्ड में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चौपाई का मैंने लिया है 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जो चौपाई होती है इसमें 4 चरण होता है और इसमें सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगड़ यानी कि एक लघु दीर्घ लघु अथवा तगड़ यानी कि तगड़ का मतलब क्या होता है? दीर्घ दीर्घ और लघु नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होती है, तुक समान होती है। जैसे कि आप देखना क्या उदाहरण? बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमी मुरिमय चारुण चारी सकल शकल भव रूप परिवारु। तो यहाँ देखिए अंतिम वाला रू है और यहाँ पर भी अंतिम वाला रू है। यहाँ पे गा है और यहाँ पर भी क्या है? गा है। अनुरागा यहाँ पे रहेगा, अनुरागा। ठीक है ना? तो आपका क्या है? चौपाई। फिर उसके बाद बोर्ड ने बोला कि भैया हो आप क्या लिख दीजिए? एक पत्र लेखन लिख दीजिए, हम आपको 6 नंबर दे देंगे। जी हाँ, पत्र लेखन देख सकते हैं। आपका 6 अंक आपका बोर्ड परीक्षा में आपका पत्र लेखन पूछा जाएगा। और पत्र लेखन किस पे आता है देख लीजिए। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अथवा बोला कि आप किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म यानी ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिख रहे हैं? ये हम लोग जो हमारे यहाँ गंदगी फैली हुई है उसके लिए संपादक के लिए पत्र लिख रहे हैं। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश। विषय प्रदूषित पानी के सेवन से बीमारी के बढ़ने की आशंका पर मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले लिखेंगे मान्यवर। मान्यवर क्या लिखेंगे हम? मैं पिछले 14 वर्षों से शास्त्री नगर का अस्थायी निवासी हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में पीने के पानी में अशुद्धता का समावेश अत्यधिक हो गया, जिसके सेवन से मोहल्ले के निवासी आए दिन बीमार से ग्रसित रहते हैं। और पिछले कुछ समय से हमारे शहर में प्रदूषित पानी के सेवन से दस्त व हैजा जैसे रोगों के मरीज की संख्या अपने चरम पर है। पानी के दूषित होने का मुख्य कारण यही स्थापित किए गए कारखाने हैं, जिसमें से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलकर पेयजल को दूषित करते जा रहे हैं। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कारखानों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, ताकि रिहायशी इलाकों में रहने वाले निवासियों को प्रदूषित पानी का सेवन न करना पड़े और वह पुनः शुद्ध पेय जल का सेवन करके स्वयं को स्वस्थ जीवन दे सके। आशा है आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर उस पर यथोचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ पे फिर मैंने बोला प्रार्थी, जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना? और है आपका निबंध। जी हाँ, निबंध आपका 9 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में निबंध आएगा। देखिए निबंध किस पे बोर्ड में पेपर में पूछा गया था। स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान, जन कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व और मेरे प्रिय कवि पर निबंध बोर्ड में इस बार पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे स्वच्छता अभियान,
जन जन का कल्याण पर निबंध को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। और देख सकते हैं निबंध क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना देंगे। क्या देंगे प्रस्तावना? प्रस्तावना देख लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषक एवं मजदूर हैं। दरिद्रता और गरीबी, अस्वच्छता अर्थात गंदगी में बसती है, क्योंकि गंदगी हमारे भीतर और वातावरण में नकारात्मकता का संचार करती है। नकारात्मकता व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ से रोकती है और पुरुषार्थहीन व्यक्ति के पास दरिद्रता स्वयं ही आ जाती है। इसके लिए सुखद समृद्ध से परिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। तो स्वच्छता पर यहाँ पे हमने निबंध को लिखा है। आगे देखते हैं। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी हटाओ का नारा सभी सरकारों ने देश को दिया, किंतु देश से गरीबी न मिट सकी। आखिरकार अस्वच्छता के रहते गरीबी कैसे हटे भी तो कैसे हटे? हमारे पुराणों में कहा गया है कि लक्ष्मी स्वच्छता के निवास करती है, यानी कि स्वच्छ स्थान पर निवास करती हैं। इसीलिए तो हम लक्ष्मी के पूजन से पूर्व पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यह सर्वविदित है कि गंदगी रोगों के फैलने का मुख्य कारण है। गंदगी के रहते जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तब वह काम भी क्या करेगा, और निर्दमी के पास लक्ष्मी नहीं आती। अतः स्वतः प्रमाणित शाश्वत सत्य है। फिर यहाँ पे है, स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया, किंतु उनकी स्वच्छ भारत की संकल्पना जन आंदोलन न बन सकी। स्वच्छता की अर्धशती बीते भी एक लंबा अंतराल हो गया, किंतु गांधी जी की स्वच्छता भारत की संकल्पना परवान न चढ़ सकी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इस संकल्पना को साकार करने के लिए स्वच्छता अभियान का बिगुल फूंका है। फिर मोदी जी का प्रधानमंत्री मोदी जी ने की स्वच्छता भारत की संकल्पना लेके आए थे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप अपने से भी लिख सकते हैं। जो जो पॉइंट कवर किए गए थे मैंने बता दिया। फिर भारत स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। हाँ, फिर स्वच्छ अभियान हेतु नवरत्नों की घोषणा की गई। यहाँ पे आप मेंशन कर दिया है मैंने। ये पूरा पीडीएफ या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रारूप भी दिया गया। फिर इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसे कि शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद एक और चला गया, इसके लिए स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान। और फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट, और उसके बाद निर्मल गंगा अभियान, और फिर मैंने उपसंहार को यहाँ पे लिखा है। तो ये आपका क्या है? ये आपका है निबंध। तो मैंने यहाँ पे पूरे पेपर को सॉल्व करा दिया। जी हाँ, जितना आपका पेपर था ना कक्षा 12वीं, आप हिंदी का जो सामान्य हिंदी का फुल पेपर सोल्यूशन है। पेपर कोड क्या है? तो पेपर कोड आपका 302 JDH 2020 का ये पेपर है। और पूरे पेपर का हाल मैंने एक वीडियो में दिया है। और इतनी मेहनत की है, इसलिए आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा। 10,000 लाइक टारगेट करते हैं। और आप लोग हमसे वादा कीजिए कि 100 में 100 आप लोग बिल्कुल लेके आएंगे। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।